जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है भौतिक मात्रा जाति की इकाई क्या है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये आपका ज्योति नहीं है बल्कि जयाति है, तो इसकी इकाई क्या है। राइट आंसर होगा सी यानी कि लक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भौतिक मात्रा होती है उसमें जो जाति की इकाई होती है वो लक्स होती है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, यानी जो पास्कल है वो किसकी इकाई है। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है UPPCS 2015 में, RRB और NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पास्कल है वो किसकी इकाई है। तो पास्कल आपकी जो है दाब की इकाई है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंडेला मात्रक है, यानी जो कंडेला है वो किसका मात्रक है। तो कंडेला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है और ये आपका RRB 2004 में पूछा गया है कि कंडेला किसका मात्रक है। तो कंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभी जो हमारे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाली PDF तैयार की गई है जिसमें आपके 5000 क्वेश्चंस हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं, आपके पंचायती राज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पटवारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। और ये PDF आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इसी ओनली इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगी घर बैठे। और देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पटवारी से रिलेटेड, आपके कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा कॉमन एग्जाम होगा तीनों का, तो इसमें हमने हर एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप सभी के लिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास में आप देख सकते हैं। पहले भी आपने देखे होंगे, इसकी 7-8 क्लासेज हुई हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का। सो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो ये वाली PDF आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम बचा है कि आपको रिवीजन करना है, तो आप PDF से कर सकते हैं। जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है। तो यानी कि जूल जो है वो किसकी इकाई हो सकती है। तो इनमें जो है ऊर्जा, जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। और ये क्वेश्चन आपका RRB 2004 में पूछा गया है। बहुत बार आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जूल किसकी इकाई है। तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1971, यानी कि जो मात्रक हैं उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसको कब लागू किया गया था। तो उसको 1971 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर्ट्ज यानी HZ क्या मापने की यूनिट है, यानी जो हर्ट्ज है उससे हम क्या मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा D, यानी कि जो तरंगों की आवृत्ति है उसको हम किससे मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं। और ये आपका जो है SSC 2015 में पूछा गया था कि हर्ट्ज की जो मापने की यूनिट है वो क्या है। तो वो तरंगों की आवृत्ति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी जो विद्युत मात्रा है उसकी इकाई क्या होगी। तो विद्युत मात्रा की आपकी एम्पियर है। तो ये क्वेश्चन आपका RRB 2003 में पूछा गया है कि विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर है। और बहुत सारे एग्जाम में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। जो SI पद्धति है उसमें, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डायोप्टर, यानी जो SI पद्धति होती है और उसमें जो लेंस की शक्ति है उसकी इकाई जो है वो क्या हो सकती है। तो वो आपकी क्या है, डायोप्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल आपका जो होता है वो किसको दर्शाता है, ध्वनि को दर्शाता है। तो जो वातावरण में ध्वनि होती है उसके लिए डेसिबल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा B, यानी कि डेसिबल वातावरण में ध्वनि के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो जो आपका इन चारों में से होगा द्रव्यमान, यानी कि जो द्रव्यमान है वो एक सदिश राशि नहीं है। बाकी कोणीय वेग, संवेग और वेग ये सभी आपकी क्या है, सदिश राशियां हैं। लेकिन आपका द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या है, इसमें से
ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा क्या है आपकी एक अदिश राशि है। लेकिन जो बल, आघूर्ण, संवेग, ये दोनों क्या हैं आपकी सदिश राशियां हैं। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2002 में पूछा गया था कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है यानी कि वो क्या है, अदिश है, तो वह आपकी आयतन। और ये IBPSC 2011 में पूछा गया था। और बाकी आपकी ये क्या है यहाँ पर सदिश है, विस्थापन सदिश है, वेग, बल, ये सभी आपकी क्या है सदिश राशि हैं। लेकिन आयतन आपकी क्या है सदिश राशि नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान। द्रव्यमान आपकी क्या है सदिश राशि है, जबकि वेग और समय, लंबाई, ये आपकी अदिश राशियां हैं। आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान, यानी कि एक व्युत्पन्न परिमाण होता है वो द्रव्यमान नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो वो आपका द्रव्यमान नहीं है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जो द्रव्यमान होती है वो पदार्थ के जो संवेग और वेग होते हैं उनके अनुपात से जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी संवेग और वेग का जो अनुपात बताया जाए तो उससे कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है, तो वो द्रव्यमान प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया। नेक्स्ट है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसमें आएगा आपका C, यानी कि जो कोणीय गति होती है उसका प्लांक के जो अचर है उसमें आयाम होता है। किसका? कोणीय गति का। और ये क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा गया है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका HSSC में काफ़ी बार पूछा गया है और SSC में भी पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वो यहाँ पर होगी आपकी सोडियम, यानी कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है, यानी जो सिल्वर होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम सोडा वाटर में कोई भी नींबू का रस डाल देते हैं तो उसमें ऊपर बुलबुले निकलने लगते हैं। तो वो किस वजह से निकलते हैं? तो वो आपके क्षार की वजह से निकलते हैं। यानी कि जो सोडा वाटर होता है उसमें जब हम नींबू का रस डाल देते हैं तो वो जो बुलबुले निकलने लगते हैं वो क्षार की वजह से निकलने लगते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि क्षार की वजह से निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि आयरन ऑक्साइड, यानी जो कटा हुआ सेब है उसका रंग कुछ देर बाद जो है भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने बहुत बार देखा होगा, जब अपने आप सेब को काट देते हैं और कुछ देर बाद जो वो सुनहरा रंग का हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो वह आयरन ऑक्साइड बना लेता है वायु से क्रिया करके। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जब हम सेब को काटते हैं तो वो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए तो कहते हैं कि सेब में क्या होता है? आयरन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम चूने के अंदर पानी को मिक्स करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब चूने में किसको मिलाया जाता है? पानी को मिलाते हैं चूने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आपने मेहंदी की पत्तियां भी तोड़ी होंगी फिर उसको पीसा होगा तो वो भी रेड कलर की हो जाती हैं। और वैसे भी अपन लेकर आते हैं कोई खुली मेहंदी वगैरह तो भी वो बाद में भिगोते ही रेड कलर की हो जाती है। तो वो किस वजह से रेड होती है? उसमें क्या मिलता है? तो उसमें आपका लासोन मिलता है, यानी लासोन की वजह से जो हरी मेहंदी होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनको पीसने के बाद जो उनमें लाल कलर आ जाता है वो लासोन की वजह से आता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि मेहंदी में रेड कलर किस वजह से आता है, लासोन की वजह से आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ना होता है, यानी जो ऑक्सीजन होता है उसका जुड़ना होता है किसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, यानी जो नीला लिटमस पत्थर है उसको किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो लाल रंग में कर देता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो जो नीला लिटमस है वो पत्थर को लाल रंग में जो है परिवर्तित कर देता है, बदल देता है नीला लिटमस पत्थर को लाल रंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है, तो क्षार जो है नीला कर देता है, यानी नीला जो है लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी उल्टे हैं। जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कटे हुए सेब का बुरा होने का कारण है, तो सेब में उपस्थित, यानी कि सेब में क्या उपस्थित होता है, तो आयोडीन होता है। तो सेब में जो भूरा होता है उसकी वजह से क्या होता है, आयोडीन की वजह से वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो वो आपकी ए है, यानी कि डोडो पक्षी। देखिए सेब में आपका जो है आयरन भी होता है, क्या होता है, आयरन भी होता है, लेकिन भूरा किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति क्या है, तो वो जो आपकी डोडो पक्षी, जो डोडो पक्षी है वो विलुप्त होती जा रही है, जंतु प्रजाति है एक डोडो पक्षी। तो आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन आए विलुप्त जंतु प्रजाति, जो जंतु प्रजाति कहे ना तो आपको क्या करना है, डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त होती जा रही है। कायिक जनन पाया जाता है, जो कायिक जनन है वो किस में पाया जाता है, तो कायिक जनन आपका आलू में पाया जाता है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो कायांतरित और जो कायिक होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो वो आलू से जुड़े होते हैं, यानी कि जो कायिक जनन है वो किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगर इनमें से ये भी पूछ लेता ना कि इनमें से अलग कौन सा है, तो आलू ही होगा इनमें से अलग भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक का जो संयोजन होता है उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, तो 30 में होगा हमारा डी, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक यूनिट है, एक इकाई है किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या, ऊर्जा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 में अभी पूछा गया है। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है, तो 32 में होगा आपका सी, यानी कि आवेग। क्वेश्चन पूछा जाए कि यानी जो किसकी विमा है वो रैखिक संवेग की विमा के समान होती है, तो वो आपकी होती है आवेग, यानी कि ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। विमा और रैखिक संवेग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो वो किसकी होती है, आवेग, यानी किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है, तो वो आवेग के समान होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के जो प्रभाव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जीमान प्रभाव कहा जाता है। ध्यान रखना है कि जो स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है उसमें वर्णक्रमीय रेखा के जो कई घटक होते हैं फिर वो विभाजन होते हैं, तो उनके प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम जीमान प्रभाव बोलते हैं, जीमान प्रभाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण के जो बल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सहसंयोजक बल, यानी कि जो समान पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है और उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बल। और ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है कि जो समान पदार्थ है उनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है और जिसे सहसंयोजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट है कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है, जो कूलाम है वो किसके प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो इसमें होगा आपका एम्पियर, यानी जो एम्पियर के कुल प्रति सेकंड के बराबर होता है कौन, कूलाम, यानी कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई
उपसर्गों के संदर्भ में 10-15 को क्या कहा जाता है, तो उसको फेमटो कहा जाता है। यानी कि जो अस्थायी उपसर्ग है उनके संदर्भ में जो 10-15 हैं उनको क्या कहते हैं, फेमटो कहते हैं। यानी कि जो एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अस्थायी उपसर्ग है उनके संदर्भ में 10-15 को क्या कहा जाता है, तो फेमटो कहा जाता है। नेक्स्ट है, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है, तो 37 में होगा डी, यानी कि जो रमन प्रभाव है उसके परिणाम स्वरूप ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए जो एसआई इकाई है वो क्या है, तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई है आपकी बी, यानी कि पास्कल। जो दाब मापते हैं हम वो किसकी वजह से मापते हैं, तो वो पास्कल की वजह से मापते हैं कि जो दाब मापने की इकाई होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापा जाता है, तो 39 में डी, यानी कि कोई भी वस्तु होती है उसके जड़त्व को हम द्रव्यमान से मापते हैं। यानी क्वेश्चन आ जाए कि किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसमें ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है, तो वो है ऊष्मा गतिकी। ध्यान रखना है कि ऊष्मा जो है गर्म पदार्थ से जब ठंडे पदार्थ में बदल दी जाती है, यानी स्थानांतरित होने वाली एक ऊर्जा है, तो उसका क्या प्रकार है, तो वो ऊष्मा गतिकी जो है इसका प्रकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है, और ये क्वेश्चन आपका भी एसएससी में भी पूछा गया था कि एक लिंगी पुष्प क्या है, उसमें जो है पपीता दे रखा था, तो यहाँ पर आपका क्या है, मक्का। जो एक लिंगी पुष्प है वो क्या है, मक्का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सरसों आपका क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी ध्यान दीजिए आप, ये जो पपीता है वो क्या है, एक लिंगी है। ये आपका एसएससी में पूछा गया था अभी पिछले वाले एग्जाम में। मक्का भी आपका क्या है, एक लिंगी है, और ककड़ी भी आपका क्या है, एक लिंगी है, लेकिन सरसों आपका क्या है, द्विलिंगी है। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में जल की जो लगभग मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो 90% होती है। जो रक्त प्लाज्मा है उसमें जल की लगभग कितनी मात्रा होती है, 90% होती है। इसीलिए तो प्लाज्मा हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। जब कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत थी, प्लाज्मा की ज़रूरत थी। और प्लाज्मा जो है जल की लगभग मात्रा कितनी होती है, इसमें 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में जो है इसमें 72 बार आएगा। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी, यानी कि जो लाल रक्त आपकी कणिकाएं हैं वो किसके नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। जब एनीमिया रोग होता है तो शरीर में किसकी कमी की वजह से होता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया ही होगा। तो एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो मलेरिया रोग होता है। ध्यान रखना है, जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है तो क्या हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो क्या है, यानी चर्म रोग में रेडियो फास्फोरस। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि चर्म रोग का जो उपचार हम करते हैं तो उसमें यूज लेने वाला जो रेडियो आइसोटोप है तो वो आपका रेडियो फास्फोरस है। राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि चर्म रोग उपचार के लिए क्या है, रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है, तो उसका आकार की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर कोई जाता है मनुष्य तो उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, तो वो क्रोमियम होती है। यानी कि जो भी चर्म शोधन उद्योग है उनमें ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, जहरीली होती है, तो वो क्रोमियम है जो ऐसी धातु है। नेक्स्ट है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनशेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, तो वो आपका क्रीमिजी, यानी कि
किरमिजीलाल, जो किरमिजीलाल होता है वो स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, तो वो रंग होता है आपका किरमिजीलाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो डा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो वो आपकी टोर, यानी कि जो टोर होती है वही मात्रक मापता है जो डा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये आपका एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फारेनहाइट में ये अंतर कितना होगा, तो ये आपका 54 होगा। यदि दो पिंड के बीच में 30 डिग्री का अंतर सेंटीग्रेड है तो डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा, 54 होगा। नेक्स्ट है, ये एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है, तो 54 में होगा बी, यानी कि जो स्थिर चुंबकीय है उसमें ये नहीं आती है कि जो मिलिकन तेल बूंद का प्रयोग है उसमें जो तेल की बूंदें होती हैं उन पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी जो प्रकृति होती है वो किस श्रेणी में नहीं आती है, तो वो स्थिर चुंबकीय में नहीं आती। ये भी एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति होती है वो ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है, तो 55 में होगा डी, यानी कि उसको वेग से गुणा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, सीधी रेखा में चलने वाली जो वस्तु है उसके द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति है उसको ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुणा किया जाता है, तो उसको वेग से गुणा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2020 में। असौ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है, तो आपकी असौ शक्ति 750 वाट के बराबर होती है। ध्यान रखना है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 असौ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है, तो 1 असौ शक्ति 750 वाट के बराबर होती है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो 57 में ए, यानी ये घोल के जो पृष्ठीय तनन है उसको कम करता है। जो साबुन होता है वो कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों करता है, क्योंकि जो घोल है उसका जो पृष्ठीय तनन है उसको कम कर देता है। और ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूटन मीटर मात्रक है, तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। आरआरबी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो न्यूटन मीटर है वो किसका मात्रक है, तो वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखना है कि डायनेमो किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन, आपका डायनेमो। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर, तो 60 में ए, यानी दूध का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। जब दूध से क्रीम को निकाला जाता है तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पिंड का भार जो अलग अलग ग्रह हैं उन पर अलग अलग होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है कि कोई भी पिंड होता है उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर और खाली जो जगह होती है आकाश में उसमें एक जैसा होता है। नेक्स्ट है, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले जो गुरुत्वीय बल है उसके प्रति संतुलित होने पर होती है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है कि कोई भी पिंड अगर भारहीनता यानी बिना भार के होता है तो उसकी स्थिति जो गुरुत्वीय बल है उसके प्रति जो है संतुलित होने पर होती है। ये भी राइट है। नेक्स्ट है डी, जो पृथ्वी की सतह है उस पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान जो है वो समान रहता है, तो ये बात जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, ये सीडीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो 62 में बी, यानी कि द्रव्यमान होते हैं। जो इस्पात होता है उसके गोले में जो पदार्थ की मात्रा है तो वो क्या होती है, तो वो क्या होती है, द्रव्यमान होती है। ये जीएसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो परमाणु हैं उनका जो पलायन वेग है उनके जो वर्ग माध्य हैं मूल वेग से क्या है, थोड़ा कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण
का मान सर्वाधिक होगा? तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि अंटार्कटिका के जो कैंप हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान रखना है अंटार्कटिका के कैंप में। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? तो दो द्रव चालित ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो द्रव चालित ब्रेक है वो किसके नियम पर काम करता है? तो वो पास्कल के नियम पर काम करता है। हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? तो हमारे शरीर का जो नॉर्मली टेम्परेचर है वो 310 के होता है। ध्यान रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर 310 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में जो ध्वनि की गति है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना है, हवा में जो ध्वनि की गति कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है। नेक्स्ट है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो एक वस्तु अधिकतम भार किस में देती है? निर्वात में देती है। कोई भी वस्तु अगर अधिकतम भार देती है तो वो एक वस्तु किस में देती है? निर्वात में देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। जो सौर विकिरण है उसका मापन किस में किया जाता है? पायरोमीटर में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर विकिरण का मापन तो किस में? पायरोमीटर में। नेक्स्ट है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल क्या होता है? तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी जब उपग्रह है उसको जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को कंट्रोल करने वाला जो एकमात्र बल यानी फोर्स होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण ही होता है जो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत समय के और दो समय सूचकों के बीच शामिल है? तो 72 में ए यानी कि वो होगा आपका विस्थापन। यानी कि उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जो वेग समय और जो भी लेखा चित्र है उनके वक्र के अंतर्गत समय और दो समूह सूचकों के बीच शामिल है तो उसको हम विस्थापन कहेंगे। एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानुवर्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो वो है आपकी डी, यानी कि जो दूरी है वो सदैव विस्थापन के बराबर होती है। यानी कौन सी एक विशेषता है जो समानुवर्तीय गति के लिए सही नहीं है? तो वो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये सही नहीं है। बाकी वेग जो है सदैव वर्त की त्रिज्या के लंबवत होता है, ये बात बिल्कुल राइट है। और जो पिंड की चाल है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। जो पिंड का वेग है वो अनवर्त परिवर्तित होता रहता है, तो ये भी राइट है। लेकिन दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सी विशेषता समानुवर्ती गति के लिए राइट नहीं है? तो डी होगा राइट आंसर, कि जो दूरी होती है वो सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की जो उपस्थिति होती है उसका पता लगा सकता है? तो इसमें जो है धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है, वो जो है इसका राइट आंसर है। यानी कि जो उपकरण परिपथ होता है, जो सर्किट होता है, उसमें जो विद्युत धारा की उपस्थिति है उसका पता सिर्फ क्या कौन लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर ही लगा सकता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं धारा मापी। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव का सिद्धांत है उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन को किसमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत के लिए उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। एसएससी 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो वो होगी आपकी दाब, यानी कि एसआई का जो मात्रक वो है वो क्या है भाई? दाब है। ध्यान रखना है, एसआई पास्कल इकाई ब्लेज किसके नाम पर है? तो दाब के नाम पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, ये निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध जो है क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो 78 में होगा हमारा सी, यानी कि जगदीश चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसमें भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध जो है क्रेस्कोग्राफ से के आविष्कार से है? तो वो है आपका जगदीश चंद्र बोस।
नेक्स्ट है एसएससी एमटीएस 2019 में ये पूछा गया है, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो इस जो डायोप्टर होती है, जो लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट ध्यान रखना है वो है डायोप्टर। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो लेंस की क्षमता है उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो वो है आपकी डायोप्टर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में आपके 756 वाट होते हैं। कि एक हॉर्स पावर में आपके कितने वाट होते हैं, 756 वाट होते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल जो है RAOKGOYEXAM.com जो है ये इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है ये क्वेश्चन, इसका आप इसको छोड़ दो आप, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो गया है, बाय मिस्टेक लिखा गया है ये क्वेश्चन। सो गाइज हमारी क्लास कैसी लगी है आप सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।